हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद सी हर्षिता। मैं हूँ सी हर्षिता शिरवानी और मैं आप सबको पढ़ा रही हूँ मार्केटिंग क्लास 11th की। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है पार्ट नंबर 3 ऑफ चैप्टर नंबर 2 मार्केटिंग एनवायरनमेंट। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। पहली चीज जो हमें पढ़नी है आज वो है माइक्रो एनवायरमेंटल फैक्टर्स। It indicates factors and forces in the immediate area of operation of the firm which affect the marketing manager's ability to serve the customers. कस्टमर को सर्व करने की जो एबिलिटी है मैनेजर की, उसको इम्पैक्ट करते हैं। और जो ये फोर्सेस हैं ये फर्म के आसपास ही होते हैं, फर्म के आसपास ही होते हैं। ठीक है, ये इंटरनल फोर्सेस भी हो सकते हैं, एक्सटर्नल फोर्सेस भी हो सकते हैं। इंटरनल फोर्सेस में क्या आ जाएगा? कंपनी की मैनेजमेंट और उसके वेरियस डिपार्टमेंट्स क्या क्या हो सकते हैं? परचेजिंग डिपार्टमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, पर्सोनल डिपार्टमेंट। जो कंपनी के अंदर ही डिपार्टमेंट्स बने होते हैं ना, वो आ जाएंगे यहाँ पे। ये सारे क्या है? ऑल डिपार्टमेंट्स आर विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, और इनमें भी पोटेंशियल होता है कि ये पॉजिटिवली और नेगेटिवली फर्म के ऑब्जेक्टिव को इम्पैक्ट कर सके। ठीक है, ये फैक्टर्स इन द कंट्रोल ऑफ द फर्म होते हैं, फर्म के कंट्रोल में होते हैं, इसलिए इन्हें कंट्रोलेबल फोर्सेस भी बोला जाता है। इसके बाद आते हैं हम एक्सटर्नल फोर्सेस पे। एक्सटर्नल फोर्सेस में 5 आ जाते हैं। क्या क्या? सप्लायर, मार्केटिंग इंटरमीडियरीज, कॉम्पिटिटर्स, कस्टमर्स एंड जनरल पब्लिक। सप्लायर में क्या क्या आ जाएगा? ऑल द बिजनेस फर्म्स और इंडिविजुअल, सारी की सारी बिजनेस फर्म और इंडिविजुअल जो सप्लाई कर रही हैं क्या क्या? रॉ मटेरियल, कंपोनेंट और सेमी फिनिश गुड्स। रॉ मटेरियल, कंपोनेंट, सेमी फिनिश गुड्स जो कि किस में यूज होंगी? टू बी यूज इन द प्रोडक्शन, प्रोडक्शन करने के लिए किसी भी आइटम का। ठीक है, और या फिर क्या हो सकता है? सेल्फ फिनिश गुड्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन अपना प्रोडक्ट बनाकर दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को बेच रही है, तो जो ऑर्गेनाइजेशन परचेज कर रही है उसको बोलेंगे परचेजर, और जो ऑर्गेनाइजेशन सेल कर रही है उसे बोलेंगे सप्लायर। ठीक है, उसके बाद है हमारा एक फर्म जो है बहुत सारे न्यूमरस सप्लायर्स पे डिपेंड करती है। या तो वो उनसे इनपुट्स खरीद सकती है, या फिर वो प्रोड्यूसर हो सकते हैं टू होलसेलर और रिटेलर। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि जैसे मैं अगर शर्ट का बिजनेस कर रही हूँ, या तो ये है कि मैं बाहर से कपड़ा खरीद के लाऊंगी, मैं जिससे कपड़ा खरीदूंगी वो भी सप्लायर है, जिससे मैं बटन खरीद के आऊंगी वो भी सप्लायर है। अगर वो प्रोडक्ट मैं बना बनाया शर्ट मैंने बाहर से बनवा ली, तो मैं जिससे बनवाऊंगी वो हमारे लिए क्या हो जाएगा? प्रोड्यूसर, और मैं क्या हो जाऊंगी? उसकी खरीदार। या तो मैं होलसेल में खरीदूंगी या रिटेल में खरीदूंगी। होलसेल का मतलब है मैं बल्क में खरीद रही हूँ, रिटेल का मतलब है मैं कम आइटम्स खरीदूंगी। ठीक है, और रिटेलर वो पर्सन होता है जो आगे जाके रिटेल पे बेच देता है, मतलब कस्टमर को बेचता है, जो उन्हें एक्चुअल में एंड यूजर्स होंगे, जो एक्चुअल के एंड यूजर्स होते हैं। ठीक है, बायर और सप्लायर रिलेशनशिप बहुत ही इंपॉर्टेंट म्यूचुअल इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस होती है, जिसमें बोथ द पार्टीज हैव टू रिलाई ऑन ईच अदर। दोनों पार्टी को एक दूसरे पे डिपेंडेंट होना पड़ता है, और कमर्शियली वेलबींग के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दोनों ही पार्टीज क्या चाहती हैं? स्टेबिलिटी चाहती हैं और सिक्योरिटी चाहती हैं। देखो, हम अगर किसी के साथ बिजनेस कर रहे हैं तो हमें उस पर भरोसा करना पड़ता है। अगर हम किसी को क्रेडिट पे कुछ भी बेच रहे हैं तो भरोसा करना पड़ता है। अगर हमें 1000 शर्ट्स का ऑर्डर आ जाए और उसके लिए हमें कपड़ा चाहिए, तो हमें किसी ना किसी सप्लायर पे ट्रस्ट करना पड़ेगा कि वो हमें 1000 शर्ट्स के लिए वो कपड़ा प्रोवाइड करा देगा उस टाइम पे। तो ये कहीं ना कहीं इंटरडिपेंडेंसी आ जाती है, और ये इंटरडिपेंडेंसी बायर की साइड से भी होती है, सप्लायर की साइड से भी होती है। तो चलिए एग्जाम्पल्स देखते हैं हम। शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल और सडन इंक्रीज इन रॉ मटेरियल प्राइस फोर्सेस सप्लायर टू रेज द प्राइसेस। ठीक है, मान लो कि शॉर्टेज आ जाए अचानक से रॉ मटेरियल की, या रॉ मटेरियल की डिमांड अचानक से इंक्रीज हो गई, तो सप्लायर क्या करेगा? प्राइस बढ़ा देगा उसका। ठीक है, एन इंडिविजुअल डिस्प्यूट में इफेक्ट आफ्टर डिलीवरी ऑफ द मटेरियल। देखो, हमने ना किसी को पेमेंट कर दिया, एडवांस दे दिया किसी सप्लायर को कि आप हमें 1000 मीटर ये कपड़ा प्रोवाइड करा देना, इस डेट तक करा देना। हमने पेमेंट कर दी, बट अब वो डिलीवरी नहीं करवा रहा उसकी, तो ये हो जाएगा कि कहीं ना कहीं हमारी क्या है? म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, और सेफ्टी पर्पज से वो इम्पैक्ट आ जाता है। तो हमें ये अच्छा डीलर ढूंढना, अच्छा सप्लायर ढूंढना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है बिजनेस में। एनी अनएक्सपेक्टेड डेवलपमेंट इन द सप्लायर एनवायरनमेंट। सप्लायर के एनवायरनमेंट में अचानक से कोई डिफरेंस आ जाता है, कोई डेवलपमेंट हो जाता है। ठीक है, तो वो उसका डायरेक्ट और इमीडिएट इम्पैक्ट आता है हमारी मार्केट पे। जो फर्म है जो उनसे प्रोडक्शन कर रही है उसके ऑपरेशन पे इम्पैक्ट आ जाएगा, उसके प्रोडक्शन पे इम्पैक्ट आ जाएगा, उसकी सेल्स पे इम्पैक्ट आ जाएगा, उसकी हर चीज पे इम्पैक्ट आ जाएगा। अगर उसको मान लो रॉ मटेरियल नहीं मिला, या उसके सप्लायर ने प्राइसेस बढ़ा दिए, तो इसको भी अपने उसके प्रोडक्ट के प्राइसेस बढ़ाने पड़ेंगे। तो जो डेवलपमेंट कहाँ हो रही है? सप्लायर एनवायरनमेंट में, उसका इम्पैक्ट फर्म के ऊपर आता है, फर्म के ऑपरेशन पे, फर्म की सेल्स पे, फर्म के प्रोडक्शन पे। ठीक है, इसलिए बहुत जरूरी है कि फर्म उसको मॉनिटर करें कि सप्लायर के एनवायरनमेंट में क्या चेंजेस आ सकते हैं, क्या चेंजेस आएंगे। देखो, अगर 6 महीने से कंटिन्यूसली न्यूज चल रही है कि इस रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ने वाला है, तो आपके सप्लायर का भी बढ़ेगा। तो जो सप्लायर को जिस प्राइस में मिलेगा उसके अकॉर्डिंग आपको भी अपने प्लान्स बना के चलने हैं कि आगे जाके प्राइस इंक्रीज हो सकता है। ठीक है, ताकि हमें अचानक से दिक्कत ना आए, एडवर्स सिचुएशन ना हो जाए।
हमारी प्रोडक्शन पे इम्पैक्ट ना आ जाए। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, इट इज क्रूशियल फॉर अ फर्म टू मॉनिटर पोटेंशियल चेंजेस इन द सप्लायर इन्वायरमेंट। सप्लायर इन्वायरमेंट में जो चेंजेस आ रहे हैं उनको मॉनिटर कीजिए और उसके लिए आप कंटिजेंसी प्लान्स को रेडी रखिए ताकि आपकी प्रोडक्शन एक्टिविटी पे कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, अब इसमें आप याद क्या रखेंगे, सप्लायर कौन होते हैं, सबसे पहले जो हमारे को ये सब चीजें सप्लाई करते हैं। ठीक है, उसके बाद एक बायर और सप्लायर की रिलेशनशिप कैसी होती है, म्यूचुअली इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस। ठीक है, दोनों पार्टीज को एक दूसरे पे भरोसा करना पड़ता है। सेकंड पॉइंट ये याद रखेंगे। ठीक है, दोनों को ही स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी सीख कर रहे हैं। ठीक है, और ये याद करिए, फोर्थ पॉइंट आपको ये याद रखना है कि जो हमारा सप्लायर का इन्वायरमेंट है उसमें कोई भी चेंज आएगा तो उससे हमारी प्रोडक्शन और ऑपरेशन पे डायरेक्टली इमीडिएट इम्पैक्ट आता है, तो इसलिए हमें इन्हें मॉनिटर करना होता है, प्लान्स बना के चलो। ठीक है, 5 पॉइंट्स हो गए। उसके बाद है हमारा मार्केटिंग इंटरमीडियरीज। मार्केटिंग इंटरमीडियरीज वो इंडिविजुअल्स हो जाते हैं जो इंडिपेंडेंट है, जो फर्म से रिलेटेड भी नहीं है और आपसे रिलेटेड भी नहीं है और कस्टमर से रिलेटेड भी नहीं है। ठीक है, लेकिन वो फ्री फ्लो ऑफ गुड्स में और सर्विसेज में बिटवीन मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड कस्टमर, कस्टमर और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में गुड्स का फ्री फ्लो हो, सर्विसेज का फ्री फ्लो हो, उसमें वो हेल्प करते हैं। ठीक है, कौन होते हैं, इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल्स या ऑर्गेनाइजेशन जो हेल्प करती हैं। कैसे, डायरेक्टली हेल्प करती हैं, किसमें, फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में। किसके बीच में होगा, बिटवीन मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड कस्टमर्स। ठीक है, फिर से याद करो, इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन जो डायरेक्टली हेल्प करती हैं फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में, जो कि किसके बीच में होता है, मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड कस्टमर। ये दो टाइप के होते हैं, दीज आर ऑफ टू टाइप, मर्चेंट और एजेंट। एजेंट तो हो गए मिडल मैन। ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में कहीं पे भी अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे कि कौन कौन हो गया, देखो बैंक्स आ गए फिनेंशियल के लिए, और हमारे वेयर हाउसेज एंड ट्रांसपोर्टेशन कंपनीज आ गई गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। ये सारे क्या है, एजेंट्स हैं जो बिजनेस में हेल्प कर रहे हैं इनडायरेक्टली, इनडायरेक्टली नहीं, डायरेक्टली हेल्प करते हैं एजेंट्स। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट में हमारी मार्केट रिसर्च करते टाइम हमारे प्रोडक्ट्स को मार्केट करने के लिए आ जाती हैं एडवर्टाइजिंग वाली कंपनीज। ठीक है, सारे के सारे इंडिविजुअल्स, सारे के सारे जो इंडिविजुअल्स हैं हमारे, ये इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल्स या फिर ऑर्गेनाइजेशन जो फ्री फ्लो ऑफ गुड्स करा रही हैं, कोई भी हमारी हेल्प कर रहे हैं, इनका डायरेक्टली इम्पैक्ट आता है कस्टमर के सेटिस्फेक्शन में और प्रोडक्शन में। ठीक है, समझ गए। और यहाँ पे क्या था, मर्चेंट भी आ जाते हैं इसमें, होलसेलर रिटेलर। आपने ये टेबल पढ़ी होगी ना कि सबसे पहले प्रोडक्शन होता है, प्रोड्यूसर होता है, प्रोड्यूसर से होलसेलर खरीदता है, होलसेलर से रिटेलर खरीदता है, उसके बाद कस्टमर के पास एक्चुअल में प्रोडक्ट पहुंचता है। राइट, तो ये हमारे जो मर्चेंट आए बीच में, कौन, होलसेलर और रीस, इनको बोला जाता है मार्केटिंग इंटरमीडियरीज। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब इसमें आप याद क्या करोगे, सबसे पहले मार्केटिंग इंटरमीडियरीज की डेफिनेशन जो हमने याद कर ली है साथ के साथ, उसके बाद हम देख लेंगे वो दो टाइप के होते हैं। ठीक है, मर्चेंट और एजेंट। उसके बाद आप थर्ड पॉइंट याद करेंगे, एग्जाम्पल कौन कौन हो जाएंगे, हमारे बैंक्स हो गए और हमारे वेयर हाउस वाले हो गए पर्सन और हमारे एडवर्टाइजिंग वाले हो गए। ये हो जाते हैं सारे के सारे हमारे मार्केटिंग इंटरमीडियरीज, और इनसे डायरेक्टली हमारे प्रोडक्शन पे इम्पैक्ट आता है, हमारी कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे इम्पैक्ट आता है। उसके बाद है हमारे प्यारे कस्टमर्स। कस्टमर इज द किंग ऑफ द मार्केट, उनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब कस्टमर हमारा इंडिविजुअल भी हो सकता है, हाउस होल्ड भी हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है। दो पर्पज के लिए खरीदेगा, ऑर्गेनाइजेशन खरीदेगा तो खुद अपने प्रोडक्शन में यूज करने के लिए, या फिर वो सीधा की सीधा उसको बेच देता है। ठीक है, यहाँ से खरीदा वहाँ बेच दिया, या फिर वो क्या करेगा, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, शर्ट बनानी है उसको तो वो वहाँ से कपड़ा खरीद के आया, या वो शर्ट की शर्ट खरीदा है, तो दोनों अलग केसेस है, दोनों केसेस में ही वो कस्टमर की डेफिनेशन में इंक्लूड होगा। ठीक है, कस्टमर फैक्टर का मार्केटिंग माइक्रो इन्वायरमेंट में बहुत ही बड़ा इन्फ्लुएंस होता है। मार्केटिंग डिसीजंस कस्टमर को ध्यान में रखते हुए बनते हैं। हमने 4 C's पढ़े थे, उसमें कस्टमर था। ठीक है, कस्टमर से रिलेटेड ही होती है मार्केटिंग सारी। उसके बाद हमारा मार्केटिंग स्पेशलिस्ट और मार्केटर डेवलप एंड मार्केट मैसेजेस टू अपील टू अ कंपनीज इंडिविजुअल्स कस्टमर नीड्स। ठीक है, मार्केटर्स जो होते हैं वो ट्राई करते हैं कि हम अपना मैसेज पहुंचा पाएं कस्टमर्स को, जो उनकी नीड्स को सेटिस्फाई कर पाएंगे। ठीक है, मार्केटिंग करते हैं हम, अपने प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं कि आप हमारे प्रोडक्ट से आपकी ये वाली पर्टिकुलर नीड सेटिस्फाई हो जाएगी। ठीक है, मोटा मोटी अगर हम देखें तो हमने मार्केट्स को डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, टारगेट में भी ग्रुप डैश फॉलोस। ठीक है, कंज्यूमर मार्केट हो सकती है जिसमें हम कौन कौन आएगा, जो एक्चुअल में कंज्यूमर कौन होता है, जो एक्चुअल में गुड्स को कंज्यूम करेंगे, इंडिविजुअल्स और हाउस होल्ड्स बाइंग द प्रोडक्ट फॉर द कंजम्पशन पर्पज, जो उसे एक्चुअल में कंजम्पशन के लिए खरीद रहे हैं। इंडस्ट्रियल मार्केट में क्या है कि हम गुड्स खरीद के लाए, क्यों लेके आए हैं, ताकि हम उससे हम कुछ और गुड्स को प्रोड्यूस करें। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन बाइंग फॉर प्रोड्यूसिंग अदर गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द पर्पस ऑफ ईदर अर्निंग प्रॉफिट्स और फुलफिलिंग अदर ऑब्जेक्टिव्स और बोथ। ठीक है, उसके बाद हमारा रीसेलर मार्केट, वो जो एक जगह से शर्ट खरीदा है हम दूसरी जगह बेच रहे हैं, तो ये हो जाएगी हमारी रीसेलर मार्केट। ठीक है, एक प्रोडक्ट खरीदा ही इसलिए कि हम उसे ऐसे का ऐसा ही बेच देंगे टू अर्न अ प्रॉफिट। ठीक है, ये सेलिंग इंटरमीडियरीज भी हो सकते हैं, रिटेलर्स भी हो सकते हैं।
उसके बाद हमारा गवर्नमेंट एंड नॉन प्रॉफिट मार्केट, इंस्टीट्यूशन जो गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं पब्लिक सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। इंस्टीट्यूशन जो गुड्स को बाय करते हैं किस पर्पस के लिए, पब्लिक सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। दे ट्रांसफर दीज गुड्स एंड ऑर्गेनाइजेशन टू दोज हु नीड देम फॉर कंजम्पशन इन मोस्ट ऑफ द केसेस। मोस्ट ऑफ द केसेस में वो उन लोगों को वो गुड्स प्रोवाइड कर देते हैं जिनको उसकी एक्चुअल में नीड है और वो उनको कंज्यूम भी करेंगे। जैसे मिड डे मील्स होती हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, खाना बाहर से खरीद लेते हैं वो लोग और आगे जाके स्टूडेंट्स को दे देते हैं जो छोटे मोटे होते हैं 5th क्लास तक के बच्चे, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। राशन देखा होगा आपने, राशन की दुकानें होती हैं, वहाँ से राशन लेके आते हैं। तो गुड्स प्रोड्यूस की हैं, किसने करी है, गवर्नमेंट ने करी है। क्यों करी है, ताकि वो पब्लिक सर्विस दे पाए, ठीक है। पब्लिक सर्विस भी वो उनको प्रोवाइड करता है जिनको उसकी एक्चुअल में नीड है, ज़रूरत है, ठीक है। उसके बाद है इंटरनेशनल मार्केट, ये तो आपको पता ही है। अदर कंट्रीज वाले इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन जो गुड्स को खरीदेंगे, किस लिए, किसी पर्पस के लिए भी खरीद सकते हैं, कंजम्पशन के लिए भी, इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए भी और दोनों के लिए भी, ठीक है। यहाँ पे फॉरेन कंज्यूमर्स भी आ जाएंगे, प्रोड्यूसर्स, रीसेलर्स एंड गवर्नमेंट। फॉरेन की गवर्नमेंट भी हमसे खरीद सकती है, ठीक है। वो भी कहाँ आ जाएगी, कहाँ आएंगी, इंटरनेशनल मार्केट में। अब आप इसमें याद क्या करेंगे, सबसे पहले तो कंज्यूमर होता कौन है, आपको यही याद करना पड़ेगा इसमें, ठीक है। कंज्यूमर की डेफिनेशन आ जाएगी फर्स्ट पॉइंट में। सेकंड पॉइंट में आ जाएगा कि मार्केटिंग डिसीजन पे इनका ग्रेट इन्फ्लुएंस होता है। उसके बाद आ जाएगा कि मार्केट को, कंज्यूमर्स को, कस्टमर्स को बेसिकली, यहाँ लास्ट पॉइंट आ जाएगा आपका कि आप कस्टमर्स को कैसे कैसे देख सकते हो, कौन कैसे कैसे टाइप के कस्टमर्स हो सकते हैं, कंज्यूमर, इंडस्ट्रियल, रीसेलर, गवर्नमेंट, इंटरनेशनल, ये हमारे 5 टाइप के कस्टमर्स हो सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं कॉम्पिटिटर्स पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉम्पिटिटर्स। हमने अब क्या क्या पढ़ लिया अभी तक, हमने पहला पढ़ा था सप्लायर, जिससे हमने प्रोडक्ट को खरीदा। अब प्रोडक्ट को सप्लायर से कस्टमर तक पहुंचाने के लिए बीच में कौन चाहिए होते हैं, मार्केटिंग इंटरमीडिएरीज, ठीक है। लास्ट में वो कहाँ चला जाता है, कस्टमर के पास। अब कस्टमर के पास जब जाता है तो कस्टमर के पास होते हैं ऑप्शंस कि वो हमारे कॉम्पिटिटर से भी खरीद सकता है। तो अब हम पढ़ेंगे कॉम्पिटिटर्स। कॉम्पिटिटर्स में कौन कौन आ जाता है, कॉम्पिटिटर्स में कौन आ जाता है, राइवल बिजनेस फर्म्स, जो हमारे बिजनेस के साथ compete कर रही हैं, ठीक है। सिंस दे आर competing with each other, द मार्केटिंग डिसीजन, जैसे कि हमारे देखो, अगर आपकी क्लास में स्टूडेंट्स हैं, सारे के सारे पढ़ रहे हैं, तो देयर आर, जो आप हैं, आप स्टूडेंट हैं, आपकी क्लास में जितने भी बच्चे हैं वो आप सबके कॉम्पिटिटर्स हैं, ठीक है। अब वो कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं, उससे आपकी प्रिपरेशन के भी डिसीजंस पे कहीं ना कहीं इम्पैक्ट आता है। तो वैसे ही अगर 2 फर्म्स एक दूसरे से compete कर रही है तो एक के मार्केटिंग डिसीजन से दूसरे के मार्केटिंग डिसीजन पे भी फर्क आएगा, ठीक है। अब मानो आपकी क्लास में एक स्टूडेंट है जो वो ब्लैक एंड ब्लू दोनों पेन यूज करके एग्जाम अटेम्प्ट करके आता है, तो जो हमारी टीचर है अब उसको ब्लू और ब्लैक बड़ा अच्छा लगने लग गया है। अब वो कोई बच्चा जो सिर्फ ब्लैक से करके आ रहा है तो कहीं ना कहीं उसके मार्क्स में क्या आ जाएगा, इम्पैक्ट आ जाएगा, जस्ट बिकॉज वो पेन नहीं यूज कर रहा। तो वैसे ही क्या होता है, अपने कॉम्पिटिटर को समझना बहुत जरूरी है। सिंस दे आर कम्पीटिंग विद ईच अदर, जो फर्म्स हैं एक दूसरे से कम्पीट कर रही हैं, तो एक के मार्केटिंग डिसीजन से क्या क्या होगा, इन्फ्लुएंस हो जाएगा कंज्यूमर का रिस्पॉन्स इन द मार्केट प्लेस, जैसे वहाँ टीचर का इम्पैक्ट आ गया डिसीजन पे, ठीक है। और मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज जो अदर कॉम्पिटिटर्स की, अब आप भी सोचने लगेंगे कि मुझे कुछ ना कुछ अलग करना पड़ेगा कि मैम मुझे ज़्यादा मार्क्स दें। 2 इम्पैक्ट आता है, कंज्यूमर को, कंज्यूमर का रिस्पॉन्स इन्फ्लुएंस हो गया, मैम का रिस्पॉन्स इन्फ्लुएंस हो गया, ठीक है। और आपको भी अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में कुछ ना कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे। सो मार्केटर्स हैव टू कंटिन्यूअसली मॉनिटर करना पड़ेगा, क्योंकि उसको भी अपनी मार्केटिंग डिसीजन को, मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज को चेंज करना पड़ेगा। तो उसके लिए उसे राइवल फर्म की मार्केटिंग एक्टिविटीज को देखना है, उसके प्रोडक्ट को, उसके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को, प्राइस को, सब कुछ देख डालो उसका, ताकि तुम्हारी स्ट्रैटेजी उतनी इफेक्टिव हो कि आप उसको टक्कर दे पाए, ठीक है। They must also gain strategic advantage by positioning their products and services strongly against those of the competitors in the mind of the consumer. आपकी मार्केट का जो स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर है वो अपने प्रोडक्ट्स को मॉल्स में बेचता है, वहाँ ज़्यादा लोग जाते हैं, वहाँ ज़्यादा सोप खरीदने लोग जाते हैं मॉल्स में, तो आप भी मॉल्स में ही अपने प्रोडक्ट को रखवाइए, उसके साइड में ही रखवाइए, ठीक है। ये हो जाएगा, आपको भी आपके प्रोडक्ट्स को भी आके कस्टमर्स देखेंगे। वेनेवर, अगर मान लो मैगी है, नूडल्स में मैगी सबसे ज़्यादा फेमस है। अब आप देखिए मैगी कहाँ कहाँ पोजिशनड है, कौन सी शॉप्स पे बिकती है, मॉल्स में कहाँ रखवाई गई है, जहाँ मैगी रखवाई गई है ना उसके साइड में ही आप अपने मैगी का प्रोडक्ट रखो, मैगी का कह रही हूँ, नूडल्स का प्रोडक्ट रखो, ताकि कस्टमर्स का वहां पर भी आपके प्रोडक्ट्स पर भी ध्यान जाए। ये आपको एक स्ट्रैटेजिक एडवांटेज दे सकता है। उसके बाद 3 टाइप के कॉम्पिटिशन्स होते हैं। एक होता है सिमिलर प्रोडक्ट, सेम प्रोडक्ट्स बना रहे हो आप लोग, थोड़ा बहुत डिफरेंस है। जैसे हो गया एसी, 4 एसी हैं, 4 कंपनी है एसी की, चारों ही प्रोवाइड कर रही है एसी, चारों ही 2 टन के हैं, चारों ही 5 स्टार हैं, कोई डिफरेंस नहीं है, सिमिलर प्रोडक्ट्स हैं। तो वहाँ पे कंपटीशन आ जाता है, अब कौन से वाला लें। आप देख सकते हो, इसका एग्जाम्पल लैपटॉप्स में भी हो सकता है,
ठीक है, डेल का भी आता है लैपटॉप और एसर कंपनी का भी आता है, एचपी का भी आता है। सिमिलर प्रोडक्ट्स हैं, तो कौन से वाला ले, तो वहाँ कंपटीशन आ जाता है। उसके बाद आ जाता है सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट। अब जैसे आपको फ्लाइट लेनी है, ठीक है, आपको जाना है दिल्ली टू मुंबई। आप दिल्ली टू मुंबई विस्तारा में भी जा सकते हो, आप दिल्ली टू मुंबई इंडिगो में भी जा सकते हो, आप दिल्ली टू मुंबई स्पाइस जेट में भी जा सकते हो, आपको सेम ही लगेगा। आप मान लो एक का प्राइस हाई हो रखा है तो आप दूसरी वाली फ्लाइट लेके चले जाओगे। तो ये होते हैं सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट। अगर ये वाला नहीं मिला तो आप दूसरा वाला लेके यूज कर सकते हो। दीज आर कॉल्ड सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स। वहाँ पे भी कंपटीशन होता है। ये देखो, मैंने एग्जाम्पल भी वही एयरलाइन वाला ही ले रखा है यहाँ पे, कि इन एयर ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री इंडिगो कम्पीट्स विद जेट एयरलाइंस। इंक्रीज इन फेयर्स ऑफ वन एयरलाइन इंक्रीज डिमांड फॉर अदर एयरलाइन। मान लो इंडिगो ने प्राइस बढ़ा दिया, तो आप क्या करोगे, जेट एयरलाइंस वाली टिकट बुक करके चले जाओगे। ठीक है, एक ने प्राइस बढ़ा दिया, दूसरे की डिमांड बढ़ गई। उसके बाद है कंपटीशन अमंग्स ऑल फर्म्स। फाइनल टाइप ऑफ कंपटीशन जो होता है वो किसके बीच में होता है, सारी फर्म्स में। सारी की सारी जितने भी बिजनेस हो रहे हैं, जितने भी ना धंधा कर रहे हैं जो लोग, वो सारे के सारे अपना एक इमेज बनाना चाहते हैं, अपना एक मार्केट शेयर बनाना चाहते हैं मार्केट में। चाहे वो छोटी से छोटी दुकान हो या बड़े से बड़ा मॉल हो या बड़ी से बड़ी कंपनी हो, रिलायंस, अंबानी, अडानी हो, सब चाहते हैं कि उनका मार्केट में कुछ ना कुछ लिमिटेड अमाउंट ऑफ मार्केट शेयर हो। तो सारे के सारे उसके लिए लड़ रहे हैं, तो वो बोला जाता है compete करना, कंपटीशन अमंग ऑल फर्म्स, कि सभी अपनी एक मार्केट शेयर चाहते हैं, इसलिए compete कर रहे हैं। ठीक है, everyone is competing। ठीक है, अब आप इसमें कंपटीशन में क्या ऐड करोगे, कॉम्पिटिटर्स में सबसे पहले कॉम्पिटिटर्स होते क्या हैं। ठीक है, कॉम्पिटिटर्स की स्ट्रैटेजी से, उनके डिसीजन से क्या दो चीज़ें होती हैं, कस्टमर के रिस्पॉन्स पे क्या इन्फ्लुएंस आता है और हमारी स्ट्रैटेजी से भी कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस आना चाहिए। इसलिए कस्टमर कह रही हूँ, कॉम्पिटिटर्स को कंटिन्यूसली मॉनिटर करो। और 3 टाइप के कॉम्पिटिशन्स होते हैं। क्या क्या हो गया पॉइंट इसमें, पहला पॉइंट हमने पढ़ा, कॉम्पिटिटर्स होते कौन है। कॉम्पिटिटर्स को हमें स्टडी करने की क्यों जरूरत है, उससे दो चीज़ें हो जाती है, कस्टमर के रिस्पॉन्स पे इन्फ्लुएंस आएगा और मार्केटिंग स्ट्रैटेजी पे हमारी। इसलिए कंटिन्यूसली मॉनिटर करो। और 3 टाइप के कॉम्पिटिशन होते हैं, सिमिलर प्रोडक्ट, सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स एंड अमंग्स ऑल द फर्म, कॉम्पिटिशन अमंग्स ऑल द फर्म। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज पब्लिक। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज पब्लिक। पब्लिक कौन है, पब्लिक हो जाएगी, इट इंक्लूड्स माइक्रो इन्वायरमेंट के आसपास के लोग, ग्रुप ऑफ द पीपल इज कॉल्ड पब्लिक। ठीक है, पब्लिक मीन्स एनी ग्रुप दैट हैज एन एक्चुअल और पोटेंशियल इंटरेस्ट इन और इम्पैक्ट ऑन द कंपनीज एबिलिटी टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव। कंपनी अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाए उस पर अगर लोगों का, अगर किसी भी पर्सन का, किसी भी ग्रुप ऑफ पर्सन का एक्चुअल और पोटेंशियल इंटरेस्ट है या वो कंपनी की एबिलिटी को इम्पैक्ट कर सकती है, तो उसको पब्लिक बोला जाएगा। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम। पब्लिक जो है वो कंट्रीब्यूट करती है मार्केटिंग प्रोग्राम में, कैसे, वर्ड ऑफ माउथ से, पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ से। जैसे हम एक दूसरे को बताते हैं ना कि ये प्रोडक्ट अच्छा है, ये ले ले वो ले ले, तो हम कंपनी के लिए क्या हो जाएंगे, पब्लिक। पब्लिक को डिवाइड किया गया है 7 टाइप्स में, 7 टाइप्स ऑफ पब्लिक। पहला पॉइंट हमने पढ़ा, पब्लिक है क्या, क्या ग्रुप ऑफ पीपल है जो कंपनी की एबिलिटी को इम्पैक्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव अचीव करने की। ठीक है, कितने टाइप की पब्लिक है हमारी, 7 टाइप ऑफ पब्लिक। सबसे पहली है फाइनेंशियल पब्लिक। इसमें कौन आ जाएगा, हमारे बैंक्स आ जाएंगे, इन्वेस्टमेंट हाउसेस, शेयर होल्डर्स, जिनसे हमें क्या मिलने वाला है, पैसा, कंपनी को मिलने वाला है, उससे क्या मिलने वाला है, पैसा, फंड्स देने वाली, जो हमारे को फाइनेंशियली इम्पैक्ट करेगी, फाइनेंशियली इन्फ्लुएंस करते हैं जो ग्रुप्स, उनको बोला जाता है फाइनेंशियल पब्लिक। उसके बाद है हमारी नेक्स्ट इज मीडिया पब्लिक। ठीक है, इसमें क्या क्या आ जाएगा, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, रेडियो, टीवी स्टेशन, जो हमारे बारे में क्या फैलाएंगे, न्यूज़ फैलाते हैं, फीचर्स के बारे में बताते हैं, एडिटोरियल ओपिनियन फैलाते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट गवर्नमेंट पब्लिक। कोई भी बिजनेस आपको करना है तो आपकी सरकार आप पे बहुत इम्पैक्ट करती है। ठीक है, तो आपको गवर्नमेंट डेवलपमेंट्स को ध्यान में रखना है और हमेशा ही आपको लॉयर्स को साथ में रखना है ऑन इश्यू ऑफ प्रोडक्ट सेफ्टी, ट्रुथ इन एडवर्टाइजिंग एंड अदर मैटर्स से रिलेटेड। ठीक है, हमेशा लॉयर को कंसल्ट कीजिए, किन चीज़ों के लिए, प्रोडक्ट की सेफ्टी से रिलेटेड इशू, एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड, या फिर कोई भी ऐसा आपको लगता है मैटर है जिसमें आपको लॉयर से कंसल्ट करना चाहिए, यहाँ पे गवर्नमेंट डेवलपमेंट्स हो सकती हैं, तो आप वहाँ पे कंसल्ट कीजिए। उसके बाद हमारा सिटीजन एक्शन पब्लिक्स। अब कंपनीज मार्केटिंग डिसीजन में बी क्वेश्चन बाय द कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन, एनवायरमेंटल ग्रुप्स एंड माइनॉरिटी ग्रुप्स एंड अदर्स। ठीक है, इट्स पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट कैन हेल्प इट टू स्टे इन टच विद कंज्यूमर एंड सिटीजन ग्रुप। कोई भी मार्केटिंग डिसीजंस होते हैं वो क्वेश्चन कर सकते हैं, कौन क्वेश्चन कर सकता है उसके बारे में, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन, एनवायरमेंटल ग्रुप्स, माइनॉरिटी ग्रुप्स एंड अदर्स। अगर जैसे आपको किसी ग्रुप को पता चला, वो रिसर्च कर रहे थे मैगी के ऊपर और उन्होंने बोला कि भाई मैगी में ये गड़बड़ है, वो गड़बड़ है, तो वो जाकर क्या करेगी,
क्वेश्चन करेगी कंपनी के मार्केटिंग डिसीजन को, कंपनी के डिसीजंस को, प्रोडक्शन को। तो क्या करना चाहिए कंपनी को, हमेशा ही एक पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट बनाना चाहिए जो क्या करे, उन क्वेश्चंस को आंसर करे और कंज्यूमर्स के साथ टच में रहे। ठीक है। उसके बाद हमारी लोकल पब्लिक, मान लो हमारी कंपनी है इस्टेब्लिश हो रखी है दिल्ली में, तो दिल्ली के आसपास के लोग, नेबरहुड रेसिडेंट जो हमारी कंपनी के आसपास रह रहे हैं, या कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन जो हमारी कम्युनिटी है आसपास की, वो सारी क्या हो जाएगी, हमारी लोकल पब्लिक। ठीक है। उसके बाद है जनरल पब्लिक। इसमें सारी की सारी जनरल पब्लिक का एटीट्यूड आ जाएगा जो हमारे प्रोडक्ट और एक्टिविटीज से रिलेटेड टूवर्ड्स है। जो पब्लिक का एटीट्यूड हमारे प्रोडक्ट और एक्टिविटीज के टूवर्ड्स है उसको बोला जाएगा जनरल पब्लिक। और पब्लिक इमेज से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है किस पे, बाइंग पे। अगर पब्लिक इमेज अच्छी है किसी कंपनी की, जैसे टाटा की पब्लिक इमेज बहुत अच्छी है कि उन पे भरोसा किया जा सकता है, तो उससे कस्टमर ज़्यादा खरीदता है। अगर किसी प्रोडक्ट की पब्लिक इमेज अच्छी नहीं है तो उससे बाइंग पे बहुत इंपैक्ट आता है, बाइंग कम भी हो सकती है, राइट। उसके बाद आ जाती है इंटरनल पब्लिक। इंटरनल पब्लिक में वर्कर्स, मैनेजर्स और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सब आ जाएंगे। जो लार्ज कंपनीज होती हैं वो यूज़ करती है न्यूज़पेपर्स को, अदर मीन्स को, कि वो इन्फॉर्म कर पाए और मोटिवेट कर पाए इंटरनल पब्लिक्स को। ठीक है। एम्प्लॉयज़ को जब अच्छा लगता है काम करते हुए और कंपनी की तरफ, तो वो और अच्छे से काम करता है। दिस पॉजिटिव एटीट्यूड स्पिल्स ओवर टू द एक्सटर्नल पब्लिक्स। कंपनी की देखो, अगर आप एम्प्लॉयज़ का ध्यान रखते हो तो एम्प्लॉयज़ आपका ध्यान रखते हैं। अगर कंपनी है वहाँ पे कंपनी में एम्प्लॉयज़ को अच्छा लगता है तो वो आगे पब्लिक पे भी एक पॉजिटिव एटीट्यूड फिल करेंगे, थ्रो करेंगे। अच्छे से काम करेंगे तो कंपनी का भी तरक्की होगी, कंपनी की भी तरक्की होगी। ठीक है। इसमें आप क्या याद करेंगे, पब्लिक की डेफिनेशन याद कर लो। ठीक है। पब्लिक की डेफिनेशन ये वाली याद कर लेना, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट आपका हो जाएगा वर्ड ऑफ माउथ वाला। अगर वर्ड ऑफ माउथ अच्छा है, किसी प्रोडक्ट के बारे में अच्छी अच्छी बातें हो रही है तो वो अच्छी अच्छी बातें हो रही है तो ज़्यादा बिकता है, अच्छी अच्छी बातें नहीं हो रही तो वो कम बिकता है। ठीक है। और 7 टाइप्स की पब्लिक होती है हमारी: फाइनेंशियल, मीडिया, गवर्नमेंट, सिटीजन एक्शन पब्लिक, ठीक है, local publics and general publics and internal publics. And your chapter is complete. टाटा। और आई रिक्वेस्ट यू ऑल, कमेंट कर दिया करो यार, मुझे पता तो चले मैं कैसा पढ़ा रही हूँ। आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू कमेंट and tell me how is it going. Please like, share and comment. Thank you. Bye.